दोस्तों, वैष्णो देवी के एक बहुत भयानक हादसा देखने को मिला है। लैंडस्लाइड हुआ है वैष्णो देवी के। और लैंडस्लाइड अक्सर हिमालय जो माउंटेन है वहां पर हमको देखने को मिलता है, क्योंकि हिमालय एक सेडिमेंट्री रॉक से बना हुआ, अवसादी चट्टानों से बना हुआ एक पूरा का पूरा पर्वत है, जिसको फोल्डेड माउंट हम लोग कहते हैं। वैष्णो देवी जहां पर नवरात्रों के अंदर लाखों श्रद्धालु वहां पर पहुंचते हैं, त्रिकुटा पर्वत पर स्थित वैष्णो देवी वाकई में बहुत चमत्कारी है। हिंदू देवी देवताओं का आप मान के चलिए कि जो चमत्कार है, आप पूरे विश्व के अंदर आकर देख लीजिए। बिल क्लिंटन अपनी यानी कि जो अस्थियां थी उनका विसर्जन गंगा के अंदर किया गया था। अटल बिहारी वाजपेयी जिनकी अस्थियों का विसर्जन पूरे भारत के अंदर जो महत्वपूर्ण स्थल थे वहां पर किया गया था। तो हमारे जो देवी देवताएं हैं उनको बहुत हम लोग मानते हैं, सिराखों पर रखते हैं, और हमारा ये कल्चर है और हम लोग इसको फॉलो करते रहेंगे। वैष्णो देवी के क्या कुछ हुआ है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। 5200 फीट पर वैष्णो देवी विराजमान है और उस पर्वत पर बीच रास्ते के अंदर लैंडस्लाइड हुआ है। आप लोग इस तस्वीर के अंदर देखिए, ये वैष्णो देवी का नजर आपको नजर आ रहा है। यहां पर श्रद्धालु जो है वो पहुंच रहे हैं, बहुत सारी बिल्डिंग्स बनी हुई है, लेकिन रेस्क्यू टीम जो है वो वहां पर रेस्क्यू भी कर रही है, क्योंकि 33 लोग हाल ही के अंदर मारे गए हैं। जब आप लोग वैष्णो देवी के जाएंगे तो रास्तों के अंदर बोर्ड लगे हुए हैं कि आप इनसे दूर रहें, क्योंकि कभी भी पत्थर जो है वो आकर गिर सकता है। तो आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से रेस्क्यू किया जा रहा है। कुल 33 लोग इसके अंदर मारे गए हैं इस हादसे के अंदर, और लगभग 25 लोग इसमें घायल हुए हैं और 35 लोग अभी भी लापता हैं। लेकिन बात यह है कि जम्मू एंड कश्मीर को किसकी नजर लग गई? जम्मू एंड कश्मीर को पहले तो पाकिस्तान की नजर लगी। पहलगाम अटैक हुआ 22 अप्रैल को, और पहलगाम अटैक के बाद में पाकिस्तान यह कह रहा है कि भाई ठीक है, भारत के साथ में बैठ के बात करेंगे। पहली बात तो यह है कि क्या उसकी औकात है भारत के साथ में बैठकर बात करने की, जिसने जम्मू एंड कश्मीर पर कबायलियों से हमला किया था। हम लोग बात नहीं करेंगे जब तक कि पीओके पर बात नहीं होगी। उसके बाद में जम्मू एंड कश्मीर में और उत्तराखंड के अंदर आप देखिए, हिमाचल प्रदेश में देखिए, भारी बारिश वहां पर हो रही है। एक दिन के अंदर ही रिकॉर्ड बारिश वहां पर हो रही है। तो ये हादसे जो है वो वहां पर देखने को मिले हैं वैष्णो देवी के रास्ते में। वैष्णो देवी के अंदर यानी कि जम्मू कश्मीर में एक डिस्ट्रिक्ट है रियासी डिस्ट्रिक्ट, वहीं पर कटरा के अंदर भयंकर बारिश हो रही है, और कटरा के अंदर ही ये त्रिकुटा पर्वत भी स्थित है। ठीक है, तो ये जम्मू एंड कश्मीर का मैप है। अब देखिए, वैष्णो देवी जिन पहाड़ों के बीच में है, बहुत भव्य आप लोगों को ये नजारा देखने को मिलेगा। और मैं भी कई बार गया हूं, बहुत बार गया हूं, बहुत सारी मूवीज इसके ऊपर बनी हुई हैं। तो ये पर्वत जो आप लोग देख रहे हैं त्रिकुटा पर्वत है। यहां पर ये जो बिल्डिंग्स आप लोग देख रहे हैं, काफी मॉडर्न बिल्डिंग्स पहाड़ों के बीच में बनाई गई है, हेलीकॉप्टर सुविधा सब कुछ वहां पर है। तो आप लोग देखिए कि ये पूरा पर्वत है और उस मंदिर तक पहुंचने के लिए ये रास्ता आपको नजर आ रहा है। ठीक है, ये त्रिकुटा पर्वत है और पर्वत पर ये चढ़ाई पूरी आप लोग देख रहे हैं। इससे चढ़ते हुए उस पर्वत को पार किया जाता है, और पार करने के बाद फिर आपको वैष्णो देवी के दर्शन होते हैं। रात का भव्य नजारा आप देखिए। अब ये जो पूरी चढ़ाई है ये कुल 13 किलोमीटर की चढ़ाई है, 13 से 14 किलोमीटर की चढ़ाई है। और इस 13 से 14 किलोमीटर की चढ़ाई के अंदर बीच में एक जगह आती है अर्धकुंवारी। कहते हैं कि मां वैष्णो देवी उस समय छिपकर उस गुफा के अंदर, अर्धकुंवारी के अंदर छोटी सी गुफा है, वहां पर वो छिपकर बैठ गई थी और अपना गर्भकाल, एक शिशु अपने माता के गर्भ में 9 महीने व्यतीत करता है, वही 9 महीने गर्भकाल के तौर पर मां वैष्णो ने वहां पर व्यतीत किए थे। ठीक है, और वहीं पर यह घटना हुई है। तो ये रास्ता आप लोग देख रहे हैं, काफी ज्यादा लैंडस्लाइड यहां पर होती है। ठीक है, अब ये जाने का रास्ता है, शुरुआत यहीं से होती है। ये प्रवेश द्वार है। प्रवेश द्वार पर आपकी सिक्योरिटी चेक यहां पर होता है, आपका प्रॉपर आईडी कार्ड बनता है, RFID कार्ड बनता है, ताकि ये पता रहे कि कितने लोग वहां पर एक दिन के अंदर आ रहे हैं। सारी फैसिलिटीज होती है, सब कुछ सुरक्षा इंतजाम बड़े यानी कि बहुत अच्छे होते हैं, उस पर कोई सवाल या निशान नहीं है। लेकिन एक प्राकृतिक आपदा जिस पर कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। ये अर्धकुंवारी, और अर्धकुंवारी के अंदर कुछ इस तरीके से नजारे वहां पर आपको देखने को मिलेंगे। और ये अर्धकुंवारी गुफा है। अर्धकुंवारी के अंदर जिस तरीके से आप देखते हैं कि एक व्यक्ति जो है उतर रहा है, और यहीं पर वैष्णो देवी ने लगभग 9 महीने बिताए थे। अब क्या हुआ है वो सुनिएगा। 5200 फीट के ऊपर वैष्णो देवी स्थित है। अब एक्चुअली में जम्मू कश्मीर में इतनी बारिश क्यों हो रही है? जम्मू कश्मीर के अंदर जो बादल है
वो काफी डेंस हो गए हैं, उनमें पानी काफी जमा हो गया है। अब मैंने आपको इसकी पूरी जो हाइट बताई है वो बताई है 13 किलोमीटर की पूरी चढ़ाई है। अब बादल जो हैं उनकी हाइट काफी नीचे हो गई है और वो लगातार बारिश कर रहे हैं। उनके अंदर कंडेंसेशन बहुत जल्दी हो रहा है क्योंकि उन्होंने कम हाइट पर ही अपने पानी को रिलीज करना शुरू कर दिया। आप लोग जानते हैं कंडेंसेशन की प्रोसेस क्या होती है कि बादल जो है वो किसी एक पार्टिकल के सहारे, जो जलवाष्प होती है, वाटर वेपर होती है, वो किसी एक कण के सहारे उसके चारों तरफ जो है क्या होने लग जाती है, वाटर वेपर जमा होने लग जाती है। और जैसे ही ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वो नीचे की तरफ आती है तो बारिश होती है। ये प्रोसेस आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। तो बादलों की जो ऊंचाई है वो काफी कम हो चुकी है और काफी कम होने से लगातार वहां पर बारिश हो रही है और बारिश होने से वहां पर लैंडस्लाइड हुआ है। लैंडस्लाइड हुआ क्यों है? क्योंकि आपने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी एक पढ़ी होगी। अल्फ्रेड वेगनर, जिन्होंने 1916 के अंदर अल्फ्रेड वेगनर ने एक थ्योरी प्रेजेंट की थी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, या हम लोग कहते हैं उसको कहते हैं कि महाद्वीपीय कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, इसको हम लोग कहते हैं महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। उसके बाद में फिर प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आई थी कि प्लेट जो है आपस में मूव करती है। तो पहले कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी आई, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत आया जो कि अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था, और 1960 में जाकर हैरी हैस के द्वारा दिया गया प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। और उन्होंने यह बताया कि हमारी अर्थ के ऊपर 7 जो है वो मेजर प्लेट्स हैं और 100 से ज्यादा माइनर प्लेट्स हैं, जैसे नज़्का प्लेट है, ऐसे बहुत सारे प्लेट्स हैं। उनमें से इंडो ऑस्ट्रेलियन एक प्लेट है और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जाकर यूरेशियन जो प्लेट थी उससे जाकर टकराया था। तो आप ये अज्यूम कर सकते हैं कि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, जिसमें से इंडिया बना है, वो यूरेशियन प्लेट से जाकर टकराई है और वहां पर जैसे वो टकराती है तो फोल्ड बना है। तो फोल्ड बनने से ही हिमालय का निर्माण हुआ है। लेकिन बात यह है कि जब ये टकराई तो दोनों के बीच में सेडिमेंट्स थे, कचरा था, और वही कचरा जो है, कचरा मतलब पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े, तो वही सेडिमेंट्स जब इकट्ठे हो गए और उन्हीं सेडिमेंट्स के इकट्ठे होने से आज हिमालय पर्वत बना है। इसलिए हिमालय के अंदर जो चट्टानें हैं वो है अवसादी चट्टानें, सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, वो परत दर परत जो है जमा होती है। अब एक्चुअली में क्या होता है कि जब भी कोई भी भूस्खलन होता है, जब भी कोई हल्का सा भूकंप, अर्थक्वेक आता है, तो उसके अंदर वो पर्वत पूरा हिलने लगता है और लैंडस्लाइड की घटना आपको देखने को मिलती है। श्रीनगर से जब आप जम्मू आएंगे तो वो रास्ता 12 महीने में से 6 महीने बंद ही रहता है क्योंकि अक्सर उस पर लैंडस्लाइड्स होती रहती है। लेकिन इस बार वैष्णो देवी के, जहां पर करोड़ों यात्री जाते हैं, लैंडस्लाइड हुई है। 33 लोग उस हादसे के अंदर मारे गए हैं, 25 लोग हादसे का शिकार हुए हैं और बहुत सारे लोग अभी लापता हैं। तो ये अक्सर हादसे जो है वो प्राकृतिक है। अब हमारा इस पर कंट्रोल नहीं है। क्या वाकई में कंट्रोल नहीं है? अगर कंट्रोल नहीं होता, क्लाइमेट चेंज के लिए खुद इंसान जिम्मेदार है। तुवालू एक कंट्री है पैसिफिक ओशियन में, ऑस्ट्रेलिया के जब ऊपर जाएंगे तो वहां पर एक कंट्री है तुवालू कंट्री। वो अब धीरे धीरे पानी में डूबती चली जा रही है क्योंकि क्लाइमेट चेंज के लिए रेस्पॉन्सिबल जो कंट्रीज हैं, चाइना, अमेरिका, रशिया, इंडिया, ऐसी कंट्रीज जिन्होंने अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए फैक्ट्रीज के अंदर बहुत उत्पादन किया और वहां से CO2 गैसेस निकली और ऐसी गैसेस ने टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज कर दिया। अब CO2 गैस निकलती है तो अर्थ के ऊपर एक लेयर बना लेती है जिससे सूर्य से जो किरणें आती हैं, लाइट आती है, उससे हीट वापस से रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती। हीट बजट जो है वो खराब हो जाता है, जिससे पृथ्वी का एक टेम्परेचर इंक्रीज होता चला जाता है। उससे ग्लेशियर्स पिघलते हैं और ग्लेशियर्स के पिघलने से समंदरों का जो सी लेवल है वो इंक्रीज होता चला जाता है। तुवालू जैसे देश डूब जाते हैं। आज उसी क्लाइमेट चेंज का असर जो है हम लोग देख रहे हैं। इसलिए इंसान जिम्मेदार है। हम लोग हमेशा प्रकृति के ऊपर थोप देते हैं, क्या तो ये तो भगवान ने किया है। अरे भगवान ने नहीं किया है, ये जो पहले हमने किया था उसके रिवर्सल इफेक्ट आज हमको देखने को मिल रहे हैं। हम लोग जिस जिंदगी में बहुत आगे निकलना चाहते हैं उस जिंदगी में हम लोग इकोनॉमिकली तो आगे निकल रहे हैं, लेकिन नेचुरली जो है, जैसे नेचर जो है उसको हम लोग तबाह कर रहे हैं। तो ये सब कुछ हमारा ही किया हुआ, इसके रिजल्ट्स आज हमको मिल रहे हैं। तो क्लाइमेट चेंज के ऊपर भी काम करना पड़ेगा। इसीलिए आज रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। भारत ने कहा है कि 2070 तक हम लोग कार्बन न्यूट्रल बन जाएंगे। 2070 तक 0 कार्बन एमिशन हम लोग करेंगे। ठीक है, तो जरूर जो है हमको क्लाइमेट चेंज के लिए काम करना चाहिए। दोस्तों, हमारा डीप वर्क, ये जबरदस्त कोर्स है द पावर ऑफ फोकस। आपको एक बार
जिंदगी के अंदर जरूर इस चैलेंज को लेना चाहिए। मेरा यह मानना है कि आप अगर इन 30 टेक्निक्स को एक साथ अप्लाई करेंगे जीवन के अंदर तो बहुत आगे जाएंगे। सक्सेस जो है आपको मिलेगी फोकस और कंसंट्रेशन से। तो आप डेली 9 PM पर मेरी क्लास चल रही है, इसको ज्वाइन कीजिए। आप लोग टेक्निक का लाभ उठा सकते हैं। 75 डेज का हार्ड चैलेंज, टुडेज चैलेंज टुमारोज अचीवमेंट। आज जो आपके पास में चैलेंज है वो कल आपको एक अवसर देके जाएगा। तो टुडेज चैलेंज, आज की चुनौती कल के लिए अवसर, और आज की चुनौती कल के लिए बदलाव। अगर आज जिसने चुनौती ली है वो कल जिंदगी में बदलाव जरूर देखने वाला है। तो जिसको अपनी जिंदगी बदलनी है तो चैलेंज के लिए तैयार हो जाइए। तो अगर आप वाकई में कुछ बदलना चाहते हैं तो 75 डेज का हार्ड चैलेंज जरूर एक्सेप्ट कीजिएगा। दीपक इंद्रा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर। तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।